जो टेस्ट पेपर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे इसमें, और जो है हमारे जावा के क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखो आपको टेस्ट पेपर देने, ये हमारे पास टीजीटी पीजीटी डिस्कशन कम्युनिटी है, tgtpgtcs.com। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस का हम वीकली टेस्ट वाला पेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये टेस्ट पेपर था। अभी हमने यहाँ पर जो है ईमेल एड्रेस डाल देते हैं सब, और नाम, मोबाइल नंबर। ये टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है स्क्रीन पे उसको समझते हैं। इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर इज ORB। क्या होता है ये? ठीक है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, इसके बारे में पूछा है ORB के। तो देखो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन तो नीचे ही है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। जैसे एक स्टेटमेंट है इसमें कहा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रन ऑन क्लाइंट एज वेल एज एप्लीकेशन सर्वर। कि ORB एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो हमारे पास क्लाइंट और सर्वर दोनों पे रन होता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा कि केवल क्लाइंट पे रन होता है, और तीसरे स्टेटमेंट में कहा केवल एप्लीकेशन सर्वर पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इन स्टेटमेंट को पढ़ के आपको ये तो पता चल गया होगा भाई ये क्वेश्चन जो है ORB का है, तो ORB एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो है, क्योंकि तीनों में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तो है ही है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, क्लाइंट पे चलता है, सर्वर पे चलता है, दोनों जगह चलता है। और कहाँ से आया है ये? तो ये क्वेश्चन जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। एक टर्म होती है यहाँ पे कोरबा। ठीक है, कोरबा टर्म से ORB आया है। अगर इसमें C और A को हटा दें तो ORB बन जाएगा बेसिकली। नॉर्मली कोरबा का मतलब क्या होता है? कोरबा का मतलब में C का मतलब है कॉमन। ठीक है, और ORB यही है, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर, ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। ठीक है, और A का मतलब होता है आर्किटेक्ट। ठीक है, तो कोरबा की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। ठीक है, मेन चीज यहाँ पर इससे है, और इसके अंदर से ही फिर हमारे पास ORB है। तो देखो बेटा, जैसे ब्रोकर लिखा हुआ है, ब्रोकर का मतलब आप जानते ही हो, मीडिएटर, एक कमीशन लेने वाला बंदा होता है। ठीक है, जो काम कराते हैं। मान लिया एक बंदा है, ठीक है, ए नाम का कोई बंदा है, उसे किसी कंपनी में मान लिया जॉब करनी है, तो ब्रोकर के पास गया, जॉब करवाया। ये मान लिया ABC नाम की कंपनी, इसकी जान पहचान है, यहाँ पे ये ब्रोकर बीच में काम करवा देता है। यहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, एजेंट होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर यूज होता है। तो ये कोरबा भी जो है आर्किटेक्चर है, एक एक मॉडल है जो बेसिकली क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है सर्वर पे पहुंचाती है। ये क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है ये आर्किटेक्चर। बेसिकली एप्लीकेशन सर्वर की जैसे यहाँ पे बात हुई है, तो हम नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जो है कॉल कराते हैं। ठीक है, रिमोटली कॉल करा सकते हैं मेथड को ORB की। ये ORB जो है कोरबा का एक मेन सेंट्रल कंपोनेंट है। जो ये कोरबा आर्किटेक्चर होती है, इस आर्किटेक्चर में जो एजेंट का काम कर रहा है, जो ब्रोकर का काम कर रहा है, वो ORB है, यानी ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर। ये क्या कर रहा है? क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक पहुंचा रहे हैं। तो मेन काम जो इसका होगा, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो रिक्वेस्ट आ रही है, जो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे पास,
ठीक है। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो क्लाइंट जैसे कॉल करता है तो ऑब्जेक्ट बनेंगे रिक्वेस्ट के। आपने पढ़ा होगा, जावा में भी पढ़ते हैं हम, सर्वलेट वगैरह में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट बनते हैं। कहीं पे भी जब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात होती है तो इसी तरह से होते हैं। तो ओआरबी का काम होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मतलब क्या उनको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से उनका कनेक्शन मैनेजमेंट किया जाएगा, कैसे उनको डेटा दिया जाएगा और किस तरह से कम्युनिकेशन होगा। तो इसका मेन काम होता है क्या क्या, कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं उन ऑब्जेक्ट्स को प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना? जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, कनेक्शन को मैनेज करना, कनेक्शन मैनेज करना, डेटा डिलीवर करना, डिलीवर डेटा, और जो है कम्युनिकेशन मेंटेन करना, जो रिक्वेस्ट का कम्युनिकेशन है वो मेंटेन करना, ये काम सारा होता है। तो ये क्लाइंट और सर्वर दोनों पे देखो, जो ये ब्रोकर होता है इसकी, ये तो इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, दोनों से बात करेगा, बीच का मीडिएटर है। तो ये जो है क्लाइंट पे भी काम करता है और सर्वर पे भी, दोनों पे रन होता है, क्लाइंट एज वेल एज सर्वर। ठीक है। तो ए वाला जो है हमारे पास ऑप्शन जो है, अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे सही हो जाएगा, कि जो हमारे पास क्लाइंट है उस पे भी रन होगा और सर्वर है उस पे भी रन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, इसमें ऑप्शन दे रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड। तो हम यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे फोर्थ वाला, फर्स्ट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर एजेंट की बात करी गई है, तो एजेंट भी उसी तरह से है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है ये भी। तो एजेंट जनरल लाइफ से अगर आप कॉमन सेंस के थ्रू करोगे तो बता दोगे आप। जनरल लाइफ से अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको, आपने नहीं पढ़े कुछ इस तरह के, तो आप कॉमन सेंस लगाओ उनमें। ठीक है। तो हम उसके थ्रू भी आप आंसर निकाल देंगे, कोई ऐसी चीज नहीं होती इनमें। तो देखो, जैसे इसमें कहा सॉफ्टवेयर एजेंट क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर accomplishing एक गिवन टास्क। सॉफ्टवेयर एजेंट का काम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, या डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होता है ऐसा तो कुछ है नहीं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ यूजर इन ऑर्डर टू accomplish ए गिवन कंप्यूटेशनल टास्क, और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर accomplish ए गिवन, ये दिया हुआ है। तो देखो, अगर कोई सॉफ्टवेयर की ही बात करें, या कोई भी सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया, या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो भी डेवलप किया, वही काम कर रहा, तो वो तो मेन ही बंदा हुआ एजेंट का। एजेंट तो मेन चीज के बिहाफ पे काम करेगा, या उसके बिहाफ पे काम कर रहा वो है, मीडिएटर है वो तो सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, मेन सॉफ्टवेयर नहीं, उसके सॉफ्टवेयर का रेफरेंस है, कंप्यूटर प्रोग्राम है विच इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर इन ऑर्डर टू accomplish ए गिवन कंप्यूटेशनल टास्क। तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही है। ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पर सेकंड लगा देते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होती है जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं इस इंटेंट के साथ कि हमें एरर फाइंड करनी है। तो मेन इंटेंट होता है एरर फाइंड करने का। द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम विद द इंटेंट ऑफ फाइंडिंग एरर। तो ये हमारे पास क्या होगा? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं पहले। ये वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पे फेलियर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि एज्यूम दैट ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है जो विल एक्सपायर 200 फेलियर इन इनफाइनाइट टाइम। टाइम हमारे पास नहीं दिया हुआ, कोई भी इनफाइनाइट टाइम है, ठीक है, रैंडमली है, तो वो हमारे पास 200 बार फेलियर होता है कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उतने एक इनफाइनाइट टाइम में।
अब वो कह रहा है इट हैज नाउ एक्सपीरियंस 100 फेलियर, अब उसको 100 फेलियर आए हैं। तो जो इनिशियल फेलियर की डेंसिटी थी वो 20 थी, ठीक है। तो देखो 20 फेलियर पर सीपीयू आए थे, जब 200 फेलियर हो रहे थे तब 20 थी, तो अब 100 फेलियर हो रहे तो कितनी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से ही आप कर सकते हो। नॉर्मली अगर बात करें भाई 200 पे 100 वो 20 आ रही थी, ठीक है, जो इंटेंसिटी थी फेलियर की, और अब 100 पे कितनी होगी? तो आधे हो गए यहाँ पे फेलियर भी, तो आधी हो जाएगी इंटेंसिटी भी, 10 हो जाएगी। आंसर क्या हो? ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे इसका फॉर्मूला भी है, ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से भी करोगे तो अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर की करंट फेलियर इंटेंसिटी निकालनी होती है, फेलियर इंटेंसिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है कि आप जो इनिशियल फेलियर इंटेंसिटी होती है, इनिशियल फेलियर इंटेंसिटी मैथमेटिकल फॉर्मूला है नॉर्मली, उसको इनटू कर दो 1 माइनस जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस पहले आए थे, जो अभी करंटली फेलियर है, और जो हमारे इनफाइनाइट टाइम पे फेलियर है, उनका रेशो हम ले लेंगे, ठीक है। यानी करंट फेलियर अपॉन इनफाइनाइट टाइम के फेलियर, ये जो इनिशियल फेलियर थे मतलब। तो इस फॉर्मूले से भी आप करोगे तो इनिशियल इंटेंसिटी 20 थी, इंटू 1 माइनस करंट फेलियर हमारे पास 100 है, और इनिशियल फेलियर 200 थे। तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 100 अपॉन 200, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया 10, आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूले नहीं तो आप नॉर्मली मैथ्स के थ्रू भी सोल्व कर रहे हो, उससे भी आप निकालोगे वही फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर लगा देते हैं 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, कंसीडर ए प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट। एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उस पे कुछ फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। मतलब एक प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मतलब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो उन मॉड्यूल्स के बारे में बात करी गई है इसमें, उन मॉड्यूल्स को ही यहाँ पे फंक्शनल यूनिट बोला गया है। तो जैसे मान लिया एक मॉड्यूल है, तो कोई भी पर्टिकुलर मॉड्यूल हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ यूजर इनपुट, जब हम टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं तो यूजर से हमने 50 इनपुट लिए, आउटपुट हमारे पास 40 आए, इंक्वायरी हुई 35, यूजर की फाइल जो अपलोड हुई है 4, एक्सटर्नल इंटरफेस 4, ये 6 थे। तो ये कह रहा है ये हमने सारी चीजें करी हैं टेस्टिंग पर्पज वगैरह के लिए, ठीक है। तो अब इसमें कहा इट इज गिवन दैट द कॉम्प्लेक्सिटी वेट फैक्टर, कॉम्प्लेक्सिटी वेट फैक्टर दे रखे हैं इसने, इनपुट के, आउटपुट के, इंक्वायरी के, एफ मतलब फाइल्स के, एन मतलब है एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ये दिए हुए रेस्पेक्टिवली। तो फंक्शनल पॉइंट बताने आपके प्रोजेक्ट में कितने फंक्शनल पॉइंट होंगे, ये क्वेश्चन देखो। फंक्शनल पॉइंट निकालने के लिए हम एक आपको पढ़ाया था मैंने कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है, अगर कॉस्ट भी हमें निकालनी होती है तो एलओसी और फंक्शनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। कॉस्ट भी दो तरीके से हम निकाल लेते हैं, एलओसी के अकॉर्डिंग भी निकाली जाती है और फंक्शनल पॉइंट के। तो फंक्शनल पॉइंट कैसे हम पूरे प्रोजेक्ट के निकालेंगे, तो अब देखो फंक्शनल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये दिए हुए हैं, इससे हम एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शनल पॉइंट पूरे सॉफ्टवेयर के निकालने हैं तो फॉर्मूला है फंक्शन पॉइंट इक्वल टू यूपीएफ इंटू वीएफ, ये फॉर्मूला होता है। यूपीएफ का मतलब होता है अनएडजस्टेड फंक्शनल पॉइंट, यूपीएफ यहाँ पे है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। कोकोमो मॉडल पढ़ा था, उनमें हमने एडजस्टमेंट फैक्टर पढ़े थे, तो ये अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट है। और जो वी ए एफ होता है उसका मतलब होता है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर, वैल्यू एडजस्ट।
ठीक है। तो अगर यूपीएफ हमें निकालना, तो इसका फॉर्मूला होता है जितने इनपुट हैं और उनका वेट फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। जो भी हमारे पास ये दिए हुए हैं, जिसका भी हमें निकालना है, ठीक है, यूपीएफ, तो वो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो यूपीएफ निकालना, इनपुट है 50, इनपुट का वेट फैक्टर है 4, प्लस कर देंगे आउटपुट का, पूरे प्रोजेक्ट का निकालना तो सारी चीजों का ले लेंगे, और इसका वेट फैक्टर है, इंटू कर दिया हमने 5। यहाँ पे वेट फैक्टर दिए हुए हैं, इसका वेट फैक्टर 4 है, इसका वेट फैक्टर 5 है, इसका 4 है, इसका 10 है, इसका 7 है। यहीं पे लिख लेते हैं, ये हो गया 200, ये भी हो गया 200, ये हो गया 140, और ये हो गया आपका 60, और ये हो गया 28। ठीक है, 200 दूनी 400, 400 और 600, 628 है। ठीक है, यहीं पे हमने कैलकुलेशन कर ली, तो ये पूरा ऐसे करने पे हमारे पास 628। ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर होते हैं, तो ये अगर आपने कोकोमो मॉडल पढ़ा होगा, तो कोकोमो मॉडल में आपको बताया था वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर ऑन एवरेज अगर हम लेते हैं, तो ऑन एवरेज में वहां पे दिए हुए हैं 3, 1 पॉइंट जो है बी की वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो ऑन एवरेज के लिए 1.07 होता है वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इसकी 1.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इसकी 1.07 से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली ये 672 के करीब आ जाए, 672 के, का आंसर हो जाएगा 672। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन बेस होते हैं, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है। और जब हम ऑन, यहाँ पे हमारे पास वीएएफ नहीं दिया हुआ, तो वीएएफ जो है, जो ऑन एवरेज हम लेते हैं वो 1.07 होता है। ठीक है। तो ये आप कोकोमो मॉडल में भी देख सकते हैं, वहां से हम फंक्शन वो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं उसमें, तो उसके भी अलग अलग होते हैं, ऑन एवरेज का हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसका आंसर 612। द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ एरर। इनमें से एरर की डेफिनेशन कौन सी नहीं है, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो एरर की डेफिनेशन कौन सी नहीं है, इसमें कहा है इट रेफर टू द डिस्पेरेंसी बिटवीन ए कंप्यूटेड ऑब्जर्व और मेजर वैल्यू एंड ट्रू स्पेसिफाइड और थियोटिकली। ठीक है। एरर की डेफिनेशन क्या नहीं है, मतलब ये कह रहा है नहीं है, नोट ए डेफिनेशन पूछा है, तो डिस्पेरेंसी तो एरर में होगी कि जो हम निकालना चाहते हैं वो वैल्यू नहीं आ रही, तो वो डिस्पेरेंस हो जाएगी। इट रेफर टू द एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड करेक्ट आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट और करेक्ट आउटपुट जो है, जो एक्चुअल मतलब आ रहा है और जो होना चाहिए उनके बीच की, ये भी हमारे पास एरर होगी। इट रेफर द ह्यूमन एक्शन दैट रिजल्ट इन सॉफ्टवेयर कंटेनिंग ए डिफेक्ट और फॉल्ट। यानी जो भी डिफेक्ट आ रहा है या फॉल्ट आ रहा है ह्यूमन एक्शन करने पे, इनपुट वगैरह करने पे, वो भी हमारे पास एरर ही होता है। यहाँ पे लिखा कोई कंडीशन दैट क्यूजेस सिस्टम टू फेल, वो कंडीशन वो हमारे पास एरर नहीं है। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास एरर आ रही है, जिसके कारण सिस्टम फेल हो रहा है, वो कंडीशन एरर नहीं, वो तो हमारे पास इनपुट वगैरह हो गया कुछ भी। ठीक है, या कंडीशन दी हुई है जो, तो कंडीशन को हम एरर नहीं बोलेंगे, वो कंडीशन है, केसेस है, तो थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे सीएमएम के बारे में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की प्रोसेस एरिया इन सीएमएम लेवल 5। लेवल 5 है सीएमएम का, उसमें बताना कौन सा जो है की प्रोसेस, केपीए नहीं है उसका, सीएमएम का। तो सीएमएम जो होता है हमारा कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो सीएमएम से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है। अगर आप देखेंगे नेट वगैरह के, गेट वगैरह के क्वेश्चन, तो उसमें तो इसके जो है सीएमएम के हर साल क्वेश्चन आते हैं। केपीए है हमारे पास इसमें। ठीक है, की प्रोसेस एरिया होता है।
तो जो हमारे पास सीएमएम है, ये मॉडल है एक, जिसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर को डिफाइन करते हैं, उसकी जो है जज करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जज करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको डेवलप किया था एसईआई ने, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने। ये क्वालिटी बताता है किसी भी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जज करना, उसका क्वालिटी लेवल डिफाइन करना, ठीक है। और किस लेवल पे बताता है, इसमें 5 लेवल है की प्रोसेस है, जिसमें हमारे पास लेवल भी एक ऑर्डर में है, इनमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरह से। ये नहीं कि आप फर्स्ट वाले को 4 बना दो, 4 वाले को फर्स्ट बना दो, ऐसा नहीं होता। तो जो लेवल 1 है हमारे पास सीएमएम का, उसको बोलते हैं हम इनिशियल लेवल, ठीक है। इनिशियल लेवल तब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को, किसी सॉफ्टवेयर को बिल्कुल इनिशियल से, स्टार्टिंग से बनाना शुरू करते हैं, तो उसको अनडिफाइंड रहता है, कोई भी पहले से कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट करते हैं। लेवल 2 जो होता है, लेवल 2 ये तो होता है जब हमारे पास अनडिफाइंड चीजें होती हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें बनानी होती है, ठीक है। और जो लेवल 2 होता है, इस लेवल को बोलते हैं हम रिपीटेबल, यानी पहले से कोई चीज है और हम उसी चीज को रिपीट करते जा रहे हैं, उसी के बेस पे नई चीजें जो है उसी को रिपीट करके वही बनाते जा रहे हैं। एक लेवल 3 होता है, लेवल 3 को बोलते हैं हम डिफाइन। तो डिफाइन में मतलब पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ होता है, उस टेम्पलेट के बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे टेम्पलेट बना दिया और टेम्पलेट के बेस पे काम कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो भी एम्प्लॉय हैं, उनके पास एक पैटर्न है, उसी पैटर्न पे वे काम कर रहे हैं, कोई नई चीजें नहीं कर रहे हैं, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे डिफाइन का मतलब टेम्पलेट दे दिया जाता है, टेम्पलेट के बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ होता है हमारे पास, लेवल 4 में आता है मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेज करना मतलब स्टैंडर्ड डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मैनेज करना, चलाना। और फिफ्थ है ऑप्टिमाइजिंग करना, ठीक है। इसमें इम्प्रूव करते हैं, नए नए आइडियाज लाते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है इम्प्रूवमेंट का, तो ये ऑप्टिमाइजिंग कहलाता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। तो अब यहाँ पर पूछा है, जो की प्रोसेस एरिया है, वो हमारे पास सीएमएम लेवल 5 का पूछा है। तो डिफेक्ट को प्रिवेंशन करना, प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट, या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी चेंज मैनेजमेंट, किससे रिलेटेड होता है, ये यहाँ पे पूछा है। तो हमारे अच्छा, इसमें कहा कौन सा नहीं होता, नोट ए की प्रोसेस। ऑप्टिमाइजिंग जब हम कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को या कंपनी को ऑप्टिमाइज कर रहे, तो हम तो उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें एरर ना आए ये देखेंगे, कोई प्रॉब्लम ना आए तो डिफेक्ट को प्रिवेंशन करेंगे, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। चेंज करना मैनेजमेंट को, प्रोसेस को जितना भी इम्प्रूवमेंट होगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो चेंजेस भी होंगे, टेक्नोलॉजी के भी चेंजेस होंगे, इम्प्रूवमेंट के। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग करना इसका मतलब नहीं है, ठीक है। ये लेवल 5 के अंदर नहीं आएगा। तो लेवल 5 के अंदर आता है प्रिवेंशन करना डिफेक्ट को, और प्रोसेस या टेक्नोलॉजी को चेंज जो हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैनेज करना, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं उनके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को ढालना, अडेप्ट करना उन चीजों को। तो नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट होल और ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप इन विच ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट ऑफ समथिंग एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग एंटायर असेंबलीज। यानी जैसे आपके पास इज ए, हैज ए, इस तरह की रिलेशनशिप होती हैं, ऐसे ये भी एक रिलेशनशिप है पार्ट होल। किसी चीज का पार्ट होना, ए पार्ट ऑफ या पार्ट होल, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली पार्ट होल या पार्ट होल का मतलब हैज ए ही है, ठीक है। किसी का पार्ट होना तो एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक क्लास में किसी दूसरी क्लास का वेरिएबल एज ए, या मतलब ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे हम मान लिया एक क्लास है ए नाम की,
ठीक है। और एक क्लास है बी नाम की आपके पास, तो बी क्लास का जो वेरिएबल होगा, डेटा मेंबर होगा, वो ए क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसका टाइप इंट विंट नहीं लगता है। अगर एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास का मेंबर बन जाता है, वो एक तरह से एग्रीगेशन की तरह काम कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका पार्ट ये जो है यूज हो रहा है, इस तरह से इनके पास रिलेशनशिप बन रही है, वो इसको यूज कर रहा है, तो इसको एग्रीगेशन हम बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है द प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एक्सटेंसिव मेटाडेटा अवेलेबल एंड मॉडिफिएबल एट रन टाइम। ठीक है, ऐसी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बतानी है इसमें। तो देखो जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यूज होता है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो होती है जिसमें हर चीज ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होती है, उसमें ऑब्जेक्ट और क्लास ही होंगी। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज यहाँ पे स्मॉल टॉक है। सी प्लस प्लस तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ना, तो सी प्लस प्लस है, इसमें भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, जावा में भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, और इफिल लैंग्वेज जो है वो भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। स्मॉल टॉक जो है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे पास जो है एज ए ऑब्जेक्टिव होती है, बाकी सब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सबसे पहली अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात करें तो शुरू में हमारे पास स्मॉल टॉक ही बनी थी, सिमुला इफिल वही शुरू में ही बनी हुई है। लेकिन जब हम प्योर की बात करें तो प्योर में ना तो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप, नो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी इंट कैर फ्लोट वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, और जो स्मॉल टॉक लैंग्वेज होती है इसमें ना तो कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। इस लैंग्वेज में एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सटेंसिव मेटा डेटा अवेलेबल होते हैं, मॉडिफिएबल रन टाइम होती है। इस लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर भी नहीं होते। ठीक है, स्मॉल टॉक में नो कंट्रोल। कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप, ठीक है, या इफ एल्स वगैरह, ये कंट्रोलिंग स्टेटमेंट भी नहीं होते यहाँ पर। जो स्मॉल टॉक है, ठीक है, तो इसमें जो है मेटा डेटा वगैरह यूज किए जाते हैं, उनकी हेल्प से ये काम करती है। तो इसका आंसर तो हमारे पास एग्रीगेशन था, इसका आंसर स्मॉल टॉक। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप ऑफ डेटा एलिमेंट इन ए मॉड्यूल इज कॉल्ड। ठीक है, इन ए मॉड्यूल, किसी मॉड्यूल के अंदर जो डेटा की रिलेशनशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ डेटा एलिमेंट इन ए मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर जो होगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी कोहेसन। ठीक है, और अगर बिटवीन मॉड्यूल होती है तो उसको हम बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज द डिसिप्लिन फॉर सिस्टमेटिकली कंट्रोलिंग। जो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एससीएम, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एससीएम। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है किस चीज को कंट्रोलिंग करने के लिए यूज किया है, तो दिस चेंजेस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ वर्क प्रोडक्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोसेस। जैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है उस पर काम होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं तो वो हो जाएंगे यहाँ पे। चेंजेस ड्यू टू डिफेक्ट की वजह से जो भी चेंज हो रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको जो है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जो है उसमें हम जो ये भी टूल्स हैं उसके थ्रू मैनेज करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसके आंसर। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कौन सा इसमें स्टेप नहीं होता है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर डिजाइनिंग नहीं आती। ठीक है, तो एनालिसिस करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, एप्लीकेशन करना, ये सब जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के आती है। डिजाइनिंग अलग फेस है, अलग फेस में आता है। तो जब रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट की बात करी जा रही, तो रिक्वायरमेंट में जो है हम एप्लीकेशन देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। अनुराग वर्मा बेटा क्या पूछ रहे हो, लिखो मैसेज कर दो।
तो डिजाइन जो है हमारे पास वो एक अलग फेज होता है, बाकी ये तीनों चीजें हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मीट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस भी करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट दिया है टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर विद एक्चुअल डेटा एंड इन एक्चुअल इन्वायरमेंट। जो टेस्टिंग हम एक्चुअल डेटा के साथ करते हैं या एक्चुअल इन्वायरमेंट में करते हैं, तो मतलब वो टेस्टिंग जो है कैसे, कौन सी टेस्टिंग कहलाती है? जब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारा पास बन गया, वो एंड यूजर के पास चला गया, या हमने टेस्टिंग जो है डेवलपमेंट टीम से बाहर निकल के टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ यूजर्स को दिया है टेस्ट करने के लिए, तो वो बीटा टेस्टिंग में आ जाता है, तो उसको हम बीटा टेस्टिंग कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है अलाउ टू क्रिएट क्लासेस विच आर ड्राइव फ्रॉम अदर क्लासेस। ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम क्लासेस को ड्राइव करते हैं? पेरेंट मेंबर को भी हम जो है, जो सब क्लासेस होती है वो पेरेंट मेंबर के जो है कंटेंट को भी रखती हैं और अपने मेंबर्स को भी रखती हैं, तो इनहेरिटेंस के थ्रू होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस के थ्रू हम ड्राइव कर लेते हैं क्लासेस को। नेक्स्ट है इज ऑफन यूज टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ ए रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं, ऐसे फंक्शन जो खुद को कॉल करते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन जो खुद को कॉल करते हैं उसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन की एक बेस केस होता है उसमें, कि जिस केस पे जाकर वो कॉल करना अपने आप को बंद करते हैं, तो उनको प्रूव करने के लिए कि रिकर्सिव फंक्शन हमारे सही है, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम भी होती है, और रिकर्सिव एल्गोरिथम को प्रूव करने के लिए, उसकी करेक्टनेस, उस एल्गोरिथम की करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करते हैं। अगर आपने रिकर्सिव फंक्शन का वो पढ़ा होगा, रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हम मास्टर मेथड वगैरह से भी सोल्व करते हैं उनको, उसमें एक मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड होता है जो प्रूव करने के लिए आंसर दे दिया जाता है, प्रूव करो ये है, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से हम उसको प्रूव करते हैं, कि पहले एक केस पे लेते हैं, फिर के पे देखते हैं, फिर के प्लस वन प्रूव करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कर देते हैं कि रूट टू को प्रूव करो ये रेशनल नंबर है, या रूट थ्री रेशनल नंबर है, इस तरह से रेशनल नंबर को करते हैं उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग लोड एड्रेसेस to the various part of the program and adjusting the code and data in the program to reflect assigned address is called। ठीक है, इसमें कहा है कि हमारे पास जब हम असाइन कर रहे हैं लोड एड्रेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम जो यूजर से इनपुट ले रहा है कितने सारे, तो इनपुट आ रहे हैं, तो देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कोई सर्वर की बात करते हैं, सर्वर पे बहुत सारे जो है यूजर से इनपुट आ रहे हैं, अलग अलग पार्ट का वो यूज कर रहे हैं फंक्शन को, तो हम लोड बैलेंसिंग कर देते हैं, कुछ चीजें जो है इस वाले पार्ट पे चली जाएं, कुछ चीजें इस वाले पार्ट पे। मान लिया आप वेबसाइट पे भी देखते हैं, तो कुछ वेबसाइट जिसपे बहुत सारे विजिटर आ जाते हैं, पहले कम थे तो वो एक अलग सर्वर ले लेते हैं, तो वहाँ पे लिंक बना देते हैं कि भाई इससे सर्वर 1 पे जाएंगे, इससे सर्वर 2 पे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो सर्वर 1 वाले पे पहुंच जाओगे, इस पे क्लिक करोगे सर्वर 2 पे। ऑटोमेटिक ईजीबी वगैरह यूज करते हैं तो लोड बैलेंसिंग हो जाती है वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है सिंबल रिजोल्यूशन, एक है रीलोकेशन। तो रीलोकेशन क्या होता है? रीलोकेशन, रीलोकेशन का मतलब होता है कि असाइन करना लोड एड्रेस टू द पोजीशन डिपेंडेंट कोड। ठीक है, यानी ऐसे कोड जो पोजीशन डिपेंडेंट है पर्टिकुलर, तो उनको किस तरह से असाइन करेंगे, तो उसको रीलोकेशन बोलते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ असाइनिंग लोड एड्रेस टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड एडजस्टिंग द कोड एंड डेटा इन द प्रोग्राम टू रिफ्लेक्ट असाइन एड्रेस। जहाँ पे असाइन करनी वहीं पे करेंगे। पोजीशन डिपेंडेंट कोड है तो रीलोकेशन
करते हैं रीलोकेशन। आपने एड्रेसिंग मोड भी पढ़े होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग एड्रेस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग उनको असाइन कर देते हैं। जबकि रिजोल्यूशन जो होता है वो सिंबल रिजोल्यूशन का मतलब होता है सर्चिंग करना। लाइब्रेरी में हम कोई भी चीजें फाइल होती हैं उनको सर्च करते हैं, तो वहां से जो रेफरेंस मिल के आते हैं तो वो सर्चिंग के बेस में काम करते हैं। पार्सिंग आपको पता ही होगा, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, ठीक है, कन्वर्जन होता है पार्सिंग। और असेंबली जो है एक तरह से हमारी लाइब्रेरी होती है। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा रीलोकेशन। ठीक है, तो फोर्थ वाले नंबर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है फिर वो अगली क्लास में देखते हैं, कल पढ़ते हैं उनके बारे में। आप इनको रिवाइज कर लेना, कल बाकी क्वेश्चन की वीडियो। चलो तो गुड नाइट अब।